कहते हैं कर्म हमारी जिंदगी को चलाते हैं, हम जो भी करते हैं वही फ्यूचर में हमारे सामने आता है। इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म महाराजा इसी कर्म की फिलॉसफी पर काम करती है, जहां महाराजा नाम का एक इंसान अपना बदला पूरा करने के लिए सबको एक बहुत ही बड़े चक्कर में डाल देता है। तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कटिंग सैलून से, जहां महाराजा अपने मालिक से कल की छुट्टी मांगता है। उसे अपने बेबी को शॉपिंग के लिए ले जाना था। तभी वहाँ एक कस्टमर कुत्ते के साथ आता है। महाराजा का मालिक कहता है कल छुट्टी चाहिए तो आज सभी की कटिंग तू ही करना। और अगले सीन में हमें महाराजा खिलौनों की दुकान में मिलता है। उसकी बीवी रोड की दूसरी तरफ एक घर में होती है और वो उससे पूछ के खिलौना सिलेक्ट कर रहा होता है। तभी अचानक जिस घर में उसकी बीवी और बेटी होती है उससे एक ट्रक टकराता है। अब तुम ये दोनों सीन याद रखना, इन्हीं पर मूवी की पूरी कहानी टिकी हुई है। अगले सीन में हमें ज्योति को दिखाते हैं, महाराजा की बेटी जो बड़ी हो गई है। महाराजा का घर अब हाईवे से बहुत दूर है। ज्योति बताती है कि वो पढ़ाई में वीक है, लेकिन स्पोर्ट में उसे इंटरेस्ट है, इसीलिए उसे सिर्फ पीटी टीचर आसिफा ही पसंद करती है। महाराजा अब उसी सलून का मालिक है जहाँ वो पहले काम करता था। उसके घर में 3 सदस्य हैं, ज्योति, महाराजा और लक्ष्मी। नहीं, लक्ष्मी महाराजा की बीवी नहीं है, वो तो इस एक्सीडेंट में ही मारी गई थी। लक्ष्मी कचरे का वो डब्बा है जो इस एक्सीडेंट में ज्योति के ऊपर गिर गया था। अब क्योंकि इस कचरे के डिब्बे ने ज्योति की जान बचाई थी, तो महाराजा और ज्योति उसे अपने घर का सदस्य मानती है और उसे हर हफ्ते साफ करके उसकी पूजा भी करते हैं। आगे ज्योति कहती है कि उसके पापा घर से सलून जाते हैं और वहाँ से वापस घर, और जब भी वो दोनों घर से बाहर जाते हैं तो चाबी इस गमले के नीचे रखते हैं। अब अगले सीन में स्कूल का जो मालिक है वो महाराजा को स्कूल बुलाकर अपने बेटी की टीसी देता है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देता है। वो कहता है कि प्रोग्राम चीफ गेस्ट रहे कलेक्टर को पिलाने वाले ड्रिंक में तुम्हारी बेटी ने शराब मिलाई, पर महाराजा कहता है उसकी बेटी गलती नहीं कर सकती। ट्रस्टी कहता है शराब की बोतल तुम्हारे बेटी के बैग से मिली है। तभी वहाँ पीटी टीचर आसिफा एक बच्चे को लेकर आती है। वो उसकी वीडियो शूटिंग दिखाती है जिसमें वो बच्चा ड्रिंक में शराब मिला रहा होता है। अब ट्रस्टी महाराजा को धमकी देकर अपने ऑफिस से जाने को कहता है, पर महाराजा कहता है कि मेरी बेटी की गलती ना होकर भी आपने उसे डांटा है, इसलिए आप उससे माफी मांगिए। अब घमंडी ट्रस्टी सिक्योरिटी को महाराजा को बाहर ले जाने को कहता है, पर वो एक लोहे के पिल्लर को पकड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड और सारे टीचर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो उस पिल्लर को छोड़ता नहीं और बार बार ट्रस्टी से अपनी बेटी से माफी मांगने को कहता है। चीजें इतनी बिगड़ जाती है कि ज्योति खुद ट्रस्टी के पास जाकर माफी मांगने को कहती है। पिल्लर भी मुड़ जाता है और छत से उखड़ने लगता है। तब घबरा के स्कूल का मालिक ज्योति से माफी मांगता है। अब इस सीन को देखकर हमें 2 चीजें पता चलती है। पहली, महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और दूसरी, वो भले ही दिखता एक आम बार्बर है पर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद ज्योति एक हफ्ते के लिए एक स्पोर्ट कैंप पर जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि महाराजा के घर में एक सांप आता है। सारा घर बेकार पड़ा होता है और महाराजा भी फर्श पर पड़ा होता है और सांप की वजह से एक ग्लास टूटता है तो महाराजा को होश आता है। अगले दिन ये आदमी जो कि काउंसलर होता है गैराज आकर इस वर्कर को बहुत मारता है। वो कहता है कि कल जो कार उसने सर्विसिंग को दी थी उसमें उसके फेवरेट एक्टर ने दिया चश्मा भी था। तभी वहाँ धना आ जाता है जिसने इस आदमी की कार सर्विस की थी। 2 दिन पहले ही धना जेल से छूटा था। अब वो धना को भी मारता है और कहता है कि अगर उसका चश्मा नहीं मिला तो गैराज जला देगा। उसी रात धना क्लब में इस आदमी के पास जाता है। पहले उसका फेवरेट गॉगल तोड़ता है और फिर उसे तोड़ता है, और इससे हमें पता चलता है कि धना एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, क्योंकि पहले तो वो जेल में था और उसके बाद उसने काउंसलर का चश्मा भी चुरा लिया था। साथ ही में उसने काउंसलर के लोगों को और उसे बुरी तरह से मारा भी। अगला सीन हमें थाने का दिखाते हैं जहां महाराजा FIR करने आया है। SI के पूछने पर वो बताता है कि कल रात 10 बजे जब वो सलून से घर आया उसने गमले के नीचे की चाबी निकाली, घर खोल के अंदर गया और हॉल की लाइट ऑन की, अपनी बैग उतारी, बेडरूम में कपड़े चेंज करने चला गया। तभी उसे टप करके आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो 2 लोग मास्क पहने हुए थे। जैसे उसने कौन है कहा, उसमें से एक ने उसका मुंह दबाया। तभी हॉल से तीसरा आदमी आया और उसने उसके सर पर रॉड मारा, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। वो तीसरा आदमी उसे मारने लगा और महाराजा बेहोश हो गया। तभी वो लोग लक्ष्मी को उठाकर ले गए। इंस्पेक्टर को लगता है लक्ष्मी गहने या फिर पैसा होगा या फिर महाराजा की बीवी या फिर बेटी होगी, पर जब महाराजा उसे लक्ष्मी की फोटो दिखाता है तब इंस्पेक्टर भड़क जाता है। वो महाराजा को मारता है और बाहर जाने को कहता है,
पर महाराजा इस चीज को पकड़ लेता है और बार बार लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए कहता है। वो खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो सांचा गिर जाता है जिसमें से सांप निकलता है, जिसे देखकर सब डर के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन महाराजा वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो सांप को लेकर बाहर आता है। अगले सीन में सीनियर इंस्पेक्टर वरदराजन की एंट्री होती है, जो एक अमीर आदमी के घर चोरी करने वाले चोर को पकड़ता है, लेकिन असली गहनों की जगह उन्हें नकली गहने देता है और चोरी करने वाले की बीवी को भी पैसे देता है। यानी कि असली गहने इंस्पेक्टर वरदराजन ने खुद रख लिए थे। थाने आकर वो सभी से ऐसी हालत कैसे हुई पूछता है और सभी पुलिस वाले महाराजा की तरफ देखने लगते हैं। अब महाराजा जैसे ही लक्ष्मी की चोरी का हादसा बताने लगता है, सारे पुलिस वाले पहले ही उसकी कहानी इंस्पेक्टर को बताने लगते हैं। कहानी सुनकर वरदराजन भी भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं होता, मुझे यकीन हो जाए ऐसी कोई चीज बताओ। तो महाराजा कहता है उन तीनों में से एक के पीठ पर कान था। ये सुन के इंस्पेक्टर वरदराजन की और सड़क जाती है। सब मिलकर उसे बाहर फेंकते हैं और वरदराजन उस पे निशाना लगा के कहता है अगर एक कदम भी आगे रखा तो वो गोली मार देगा। अब महाराजा वहाँ से चला जाता है। अब अंदर जाकर वरदराजन सभी को ज्ञान दे रहा होता है कि वो एक पागल को भगा नहीं पाए। तभी पीछे से महाराजा फिर आ जाता है और वरदराजन को लक्ष्मी को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए देने की बात करता है। वरदराजन महाराजा को जोर से थप्पड़ मारता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने हवलदार को पुलिस स्टेशन के बाहर एक होटल में पैसे लेने के लिए भेजता है, क्योंकि सबके सामने वो ईमानदार होने का नाटक कर रहा होता है। तो अब वो लोग छानबीन शुरू कर देते हैं। उसके घर और सैलून में उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। महाराजा को ज्योति का कॉल आता है, जाओ अपने बारे में बताती है और लक्ष्मी के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस को महाराजा पे शक हो जाता है कि वो कचरे के डिब्बे के आड़ में कोई लाखों की इलीगल चीज की चोरी की बात को छुपा रहा है। वरदराजन उससे पूछने की कोशिश करता है, पर महाराजा रिश्वत में 2 लाख और बढ़ाता है। अब कीमत पूरी 7 लाख हो जाती है। अगला सीन हमें कहानी के विलन सेल्वम का दिखाते हैं, जो अपने साथी के साथ एक घर में चोरी कर रहा होता है। अब सेल्वम का चोरी करने का बड़ा ही अजीब स्टाइल होता है। वो जिस भी घर में चोरी करने जाता है, पहले वहाँ जाकर खाना खाता है। उसके साथ ही उस घर की औरतों का रेप करते हैं और फिर वो उन्हें कुछ इस तरह से मारते हैं कि पुलिस को ये चोरी नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगे। अब अगली सुबह सेल्वम अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी बीवी और एक बेटी होती है। हर घर में जब सेल्वम चोरी करता है तो वहाँ से कोई चीज उठाता है अपनी बेटी के लिए। हालांकि उसकी बेटी वो चीज कभी भी लेती नहीं है। और तभी हमें सेल्वम के घर महाराजा की लक्ष्मी दिखती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि इंस्पेक्टर वरदराजन सब इंस्पेक्टर आरके को उस डब्बे को ढूंढने भेजता है और हेड कांस्टेबल को बर्तन के दुकान में लक्ष्मी जैसा ही एक पुराना कचरे का डिब्बा ढूंढने को भेजता है। और क्योंकि महाराजा पैसे तो जरा जरा करके दे रहा होता है, पर वो दिन भर पुलिस स्टेशन से हिलता भी नहीं, इसलिए अब पुलिस वाले उससे अपने सारे छोटे बड़े काम करवाते हैं। इधर सेल्वम दुनिया के लिए एक आम दुकानदार होता है, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी उसकी असलियत पता नहीं होती। और इधर ज्योति को लक्ष्मी के बारे में कुछ पता नहीं होता। ज्योति के महाराजा को हमेशा वीडियो कॉल आते रहते हैं। अब अगले सीन में हमें सेल्वम और उसके साथी की एक और चोरी को दिखाते हैं, जिसे वो सेम पैटर्न में करता है। और अगला सीन उसके घर का दिखाते हैं, जहाँ उसकी बेटी के पीठ पर एक जख्म होता है और वो उसे मलहम पट्टी लगाता है। अगले सीन में कहानी में नल्ला शिवा की एंट्री होती है, जो एक पुलिस इन्फॉर्मर होता है। हेड कांस्टेबल को बर्तन वाले से झगड़ता देख वो उसके पास जाता है। हेड कांस्टेबल उसे सारी बातें बताता है। तभी इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो नल्ला शिवा को कांस्टेबल के साथ जाकर लक्ष्मी जैसा कचरे का डब्बा ढूंढने को कहता है। बीच रास्ते में नल्ला शिवा हेड कांस्टेबल से कहता है कि अगर कोई तुम्हें लाखों रुपए की रिश्वत दे रहा है, यानी उसे करोड़ों का फायदा होगा। अगले सीन में वही गैराज वर्कर धना के गायब होने की कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन आता है, जिसे काउंसलर ने अपना चश्मा चोरी करने के लिए मारा था। हमें क्लब वाला सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहां धना ने काउंसलर को मारा था, लेकिन इस बार पता चलता है कि जब वो काउंसलर को मार रहा था तब महाराजा भी वही था। दरअसल शुरुआत के सीन में जब महाराजा के घर में एक सांप आकर उसे उठाता है तो उसे एक गाड़ी की टोल टिकट मिलती है, जो कि काउंसलर की फॉर्च्यूनर होती है। पहले उसे लगता है कि उन 3 आदमियों से एक काउंसलर भी था जो उसके घर में आए थे, पर काउंसलर से बात करके उसे पता चलता है कि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी धना ने चुराई थी। इसलिए जब धना काउंसलर को मार के क्लब से बाहर निकलता है तो महाराजा उसका पीछा करता है। धना को बीच रास्ते में ये बात पता चल जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो फोन करके अपने लोग तैयार करता है और महाराजा को एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ उसके लोग पहले महाराजा को मारते हैं। पर महाराजा को जैसे ही कंफर्म होता है कि धना ही उसके घर में आया था, तब वो सबको मार के धना से उन बाकी 2 लोगों के नाम पूछता है। धना बहुत टॉर्चर के बाद एक साथी के बारे में महाराजा को बताता है। वो कहता है कि हम में से एक तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में है,
ये बताने के बहाने वो महाराजा के पैर में रॉड घुसा के भागने लगता है। गाड़ी पर भाग रहे धना का महाराजा सर काट देता है। यानी कि पुलिस स्टेशन में आने से पहले ही महाराजा ने धना को मार दिया था और वो पुलिस स्टेशन लक्ष्मी के कंप्लेन करने नहीं आया था, बल्कि धना के दूसरे साथी को ढूंढने आया था। इसलिए वो दिन भर पुलिस स्टेशन में ही पड़ा रहता था, क्योंकि उसे केस करनी ही नहीं थी, बल्कि उसे चेक करना था कि धना का दूसरा साथी कौन है, ताकि उस दूसरे चोर को ढूंढ सके और उसे मार सके। अब धना के केस में काउंसलर को थाने बुलाया जाता है, क्योंकि धना का आखिरी बार उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन काउंसलर ने खुद धना से मार खाया था। तो काउंसलर इंस्पेक्टर को महाराजा के बारे में बताता है, पर उसे उसका नाम याद नहीं आता, इसलिए वो इल्लाई राजा बता देता है। ये सब महाराजा के सामने हो रहा होता है, पर क्योंकि धना से मार खाने के बाद काउंसलर की गर्दन टूटी होती है, तो वो उसे देख नहीं पाता। तो अब इंस्पेक्टर एक पुलिस वाले को धना के फोन को ट्रेस करने को कहता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि महाराजा ने पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों की एक प्रॉपर लिस्ट बनाई होती है, जिसमें से आधों से भी ज्यादा लोगों को वो चेक कर चुका होता है। इधर नल्ला शिवा और कांस्टेबल एक ऐसा इंजीनियर ढूंढते हैं जो 2 दिन में लक्ष्मी जैसा सेम डब्बा बनाकर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सेल्वम पर, जो उसकी बेटी अम्मू के जन्मदिन पर उसे एक महंगा सोने का हार खरीदता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि कांस्टेबल निरंजन और एसआई दोनों उसी पुरानी कंपनी पहुंचते हैं जहां महाराजा ने धना को मारा था। हालांकि दोनों का केस अलग होता है। जहां एसआई महाराजा के आखिरी कॉल्स को ट्रेस करके यहाँ पहुंचता है, वहीं निरंजन धना के मोबाइल को ट्रेस करके इस फैक्ट्री में आता है। इधर सेल्वम अपनी बेटी का बर्थडे गिफ्ट लेकर एक सैलून में रुकता है और यहाँ से कहानी पूरी बदल जाती है, क्योंकि वो महाराजा की सैलून होती है और ये वही टाइमलाइन होती है जब महाराजा यंग होता है। हमने शुरुआत में देखा था कि सेल्वम के आने से ठीक पहले महाराजा अपने मालिक से छुट्टी मांग रहा था। यानी अब तक हमने जो सेल्वम की लाइफ देखी थी वो सब पास्ट में हुआ था। वो सारी चोरियां, उसका अपनी बच्ची से प्यार और सब कुछ पास्ट में ही चल रहा था जब महाराजा भी यंग था। खैर, तो सेल्वम महाराजा से अपनी दाढ़ी ट्रिम करने को कहता है, पर ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। तो महाराजा बैटरी लाने जाता है। सैलून में सेल्वम अकेले होता है। तभी उसके साथी सबरी का उसे कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उनकी सारी चोरियों के बारे में किसी ने बहुत ही डिटेल में पेपर में छाप दिया है, लेकिन सेल्वम कहता है कि ये पुलिस वालों की चाल है। फोन खत्म करके जब सेल्वम पीछे देखता है तो महाराजा उसके पीछे खड़ा होता है। सेल्वम को लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया। घर जाकर वो सबरी को बताता है और दोनों उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तभी उसकी बीवी उसे बताती है कि अम्मू के लिए खरीदी चेन थैली में नहीं है। दरअसल उसने वो सोने की चेन सैलून में ही छोड़ दी होती है। अब वो अपनी चेन को ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी महाराजा वो चेन वापस करने के लिए उसके घर आता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस भी आती है। सेल्वम को ऐसा लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को बुलाया है। पुलिस के हाथों उसका साथी सबरी मारा जाता है। वही उसकी बीवी और पूरी दुनिया को उसकी असलियत पता चल जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ये सब पास्ट की टाइमलाइन में होता है, जहाँ सेल्वम और महाराजा दोनों यंग थे और उनकी बच्चियां छोटी थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ज्योति स्पोर्ट कैंप से घर आने के लिए निकल गई है। वो अपने जूते अपने फ्रेंड को देती है, क्योंकि उसके दोस्त के जूते फट चुके थे। वही वो अपने पापा को यानी महाराजा को व्हाट्सएप पर शूज का फोटो भेजकर उसके घर आने से पहले सेम वैसे ही शूज लाने को कहती है। और इधर नल्ला शिवा वो नया कचरे का डब्बा लेकर इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है और इंस्पेक्टर उसे नल्ला शिवा को बिल्कुल लक्ष्मी जैसा बनाने को कहता है। उसी रात को हमें दिखता है कि ज्योति की बस वापिस आ गई है, लेकिन इधर कोई भी चोर कचरे के डब्बे के चोरी का इल्जाम लेने को तैयार नहीं होता। और इंस्पेक्टर जब तक महाराजा को चोर और वो डब्बा साथ में नहीं दिखा देता, तब तक उसे महाराजा पूरे पैसे नहीं देगा। तो अब नल्ला शिवा ही तैयार हो जाता है और महाराजा को इंस्पेक्टर पूरी कहानी मोबाइल पर ही दोबारा सुनाने को कहता है, ताकि नल्ला शिवा प्रैक्टिस कर सके। महाराजा हर बार की तरह पानी पीकर कहानी शुरू करता है और यहाँ से कहानी में फिर से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल महाराजा पुलिस को इतने दिनों से जो कहानी सुना रहा होता है वो उसकी नहीं बल्कि उसकी बेटी की होती है। उस दिन ज्योति जब घर आई और बेडरूम में कपड़े बदल रही थी, तब धना और उसका साथी वही मौजूद थे। आवाज सुन के जब ज्योति पलटने लगी तो धना के एक साथी ने उसका मुंह पीछे से दबोच लिया। और जानते हो धना का वो दूसरा साथी कौन था? नल्ला शिवा। अब वो दोनों उसके आंख पे कपड़ा बांधते हैं। वो जब उन्हें धकेल कर भागने लगती है तो हॉल से सेल्वम आकर उसका हाथ मोड़ता है और रॉड से उसके पैरों पे मारता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। सेल्वम गलतफहमी की वजह से महाराजा से बदला लेना चाहता है। जैसे ही वो जेल से निकला सीधा महाराजा के घर आ गया।
उसने पहले ही नल्ला शिवा को महाराजा के पीछे लगा रखा था। वो महाराजा के टाइम टेबल को अच्छी तरह से जान चुके थे, क्योंकि नल्ला शिवा एक पुलिस इन्फॉर्मर था, तो उसे इस चीज का काफी एक्सपीरियंस था। लेकिन आज महाराजा लेट हो गया, क्योंकि वो ज्योति के लिए शूज लाने गया था और ज्योति अचानक से घर आ गई, जिसके बारे में इन तीनों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब नल्ला शिवा ज्योति का 2 बार रेप करता है और धना 1 बार। धना ज्योति को मारने ही वाला होता है, लेकिन सेल्वा नहीं कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी जब महाराजा सुना रहा होता है तो फोन के उस तरफ नल्ला शिवा सब सुन रहा होता है। वो सब कुछ समझ जाता है। वो बहाना करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इंस्पेक्टर कहता है आज रात हेड कांस्टेबल और तुम यही सो जाओ। अब बेबी से बात करने के बहाने नल्ला शिवा सेलोम को फोन लगाता है, पर वो दूसरे गांव होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। महाराजा कहानी सुना के टीचर के घर जाता है, जहाँ ज्योति को रखा होता है और उसके बेड के नीचे ही लक्ष्मी को रखा जाता है। यानी कि सेल्वम, धना और नल्ला शिवा ने महाराजा को नहीं मारा था, बल्कि उसने ज्योति की ऐसी हालत देखकर अपने आप को खुद ही ये चोट लगाई थी और वो ज्योति के कातिलों को ढूंढ सके, इसलिए उसने लक्ष्मी के अराउंड ये सारी कहानी बनाई थी। अब ज्योति महाराजा को कहती है कि मुझे उससे मिलना है जिसने मेरा ऐसा हाल किया। ज्योति को उस इंसान को पूछना होता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगली सुबह इंस्पेक्टर वरदराजन, हेड कांस्टेबल और एसआई पेरुमल नल्ला शिवा को लेकर महाराजा के घर आते हैं। वो चोरी की एक्टिंग करता है, लेकिन जब मुंह दबाने की एक्शन वो इस तरह से करता है तो महाराजा को उस पर शक होता है। वो उसकी पीठ चेक करता है और उसे उसकी पीठ पर वो कान मिलता है। ये बात महाराजा को ज्योति ने बताई थी कि उन तीनों में से किसी एक के पीठ पर एक गांठ है और इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन हर पुलिस वाले की पीठ बार बार चेक कर रहा था। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि इंस्पेक्टर को इसी रात पता चल जाता है कि नल्ला शिवा कौन है और सिर्फ इसीलिए वो रात को उसे जाने नहीं देता। उसे हेड कांस्टेबल और निरंजन की वजह से पता चलता है कि नल्ला शिवा भी इन तीनों में शामिल है। दरअसल इस सीन में उन दोनों को इस फैक्ट्री में धना का फोन मिलता है, जिस पर नल्ला शिवा का कॉल बार बार आया होता है। तो अब इंस्पेक्टर महाराजा के हाथ में कोयता देता है और महाराजा उसे मार देता है। वह इंस्पेक्टर महाराजा को सेल्वम का पता भी देता है। बेईमान इंस्पेक्टर महाराजा की मदद इसीलिए करता है क्योंकि उसकी भी एक बेटी होती है और वो सिर्फ अमीर लोगों से पैसे लूटता होता है। और फिल्म देखकर हमें नोटिस भी होता है कि वरदराजन भी औरतों की इज्जत करता है और क्योंकि उसकी भी एक छोटी बच्ची है तो वो ऐसे दरिंदों को खुला नहीं छोड़ सकता। अब महाराजा यहाँ आकर सेल्वम के लोगों को भी मारता है, लेकिन जैसे ही वो सेल्वम को देखता है उसके बदले के भाव अचानक से बदल जाते हैं। वो इतना शौक में चला जाता है कि थोड़ी देर तक सेल्वम पे हाथ भी नहीं उठाता, जबकि सेल्वम उसे लगातार मार रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो सदमे से बाहर आता है उसके बाद महाराजा सेल्वम को मार के उसके पैर तोड़ देता है और उसे एक जगह पर बैठाता है। तभी पीटी टीचर ज्योति को लेकर आती है। पहले तो महाराजा उसे सेल्वम से मिलने नहीं देता, मगर वो नहीं मानती। वो सेल्वम से अकेले में मिलती है। वो उससे कहती है कि उसने उसके साथ ये सब करके कोई बड़ा काम नहीं किया है और वो फिर से खड़ी होगी। अब क्योंकि ज्योति को लगता है कि सेल्वम उसके घर चोरी के लिए आया था तो उसके पास अपने सारे गहने फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। तभी सेल्वम को वो चेन मिलती है जो उसने अपने बेटी के लिए खरीदी थी। और फिर शुरुआत का एक्सीडेंट जिसमें सेल्वम की बीवी मरी थी उसे हमें फिर से दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो घर महाराजा का नहीं था बल्कि सेल्वम की बेबी का था, जो कि सेल्वम के जेल में जाने के बाद से उस जगह पर रहने आई थी। वो तो सेल्वम की चेन उसे वापस करने आया था। उस एक्सीडेंट में 3 लोग मरे थे, सेल्वम की बेबी, महाराजा की बेबी और महाराजा की बेटी। सिर्फ सेल्वम की बेटी बची थी, वो भी लक्ष्मी के उसके ऊपर गिरने की वजह से। जब सेल्वम ज्योति के पीठ पर ये निशान देखता है तो समझ जाता है कि ज्योति उसकी बेटी अम्मू है, पर महाराजा ज्योति को अब उससे मिलने नहीं देता और अपने ही बेटी के साथ सेल्वम ने ये सब किया, इसे सोचकर वो रिग्रेट में बिल्डिंग से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अम्बू के पैरों के निशान पर उसका खून गिरता है। ये पैर वाला और खून वाला सीन हमें ऐसे दिखता है जिसने मानो कि ज्योति को अपने ही बाप के कर्मों की सजा मिली हो। ये मूवी हमें बहुत सारे मैसेज देती है, लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है कि किसी को भी अपना दुश्मन मारने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप जिस इंसान के बारे में जैसा सोच रहे हो वो वैसा हो ही ना। अगर सेल्वम इस चीज को समझ पाता तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता।